हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल चंद्रशेखर केमिस्ट्री। बीएडी इंटर कॉलेज की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद। बच्चों, क्लास 11th के सभी स्टूडेंट ध्यान दें। हमारा एनसीईआरटी सिलेबस के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 1 का आज लेक्चर नंबर हमारा है बच्चों 5। कौन सा लेक्चर है हमारा? 5 लेक्चर है। तो बच्चों आप ध्यान देंगे, आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये रूल हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्या रूल आता है वो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट रूल जो है वो है मेरा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन हिंदी में कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो पहला रूल आता है वो आता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, यानी कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में। अब देखो बच्चों, इस रूल के अकॉर्डिंग हम पढ़ते क्या है। हमने एक चीज पढ़ी होगी बच्चों, क्या पढ़ा होगा? मैटर। मैटर किसे कहते हैं? मतलब द्रव्य किसे कहा जाता है? द्रव्य हम लोग बोलते हैं ऐसा कोई भी सब्सटेंस हो जो स्पेस को ऑक्युपाइज करता हो और जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो। अब जो स्पेस को ऑक्युपाइज करता हो और जिसमें क्या हो? ऑक्युपाइज का मतलब होता है घेरना, स्थान को घेरना। तो स्पेस माने स्थान और ऑक्युपाइज माने घेरना। ऐसा कोई भी पदार्थ जो स्थान घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्य कहलाता है। अब क्या हो? जिसमें मास होता है, मास हिंदी में कहूं तो द्रव्यमान। बच्चों ध्यान से समझें, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया? मास कंजर्वेशन रूल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया? उसमें बताया गया कि जो हमारा मास है ना, आप इस मास को ना तो कर सकते हो भाई क्रिएट, और न मास को आप लोग कर सकते हो डेस्ट्रॉयड। आप कोई भी प्रोसेस, किसी भी टेक्निक के द्वारा मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और न ही आप लोग हम मास को जो है क्या कर सकते हैं? डेस्ट्रॉयड कर सकते हैं। यानी कि मास कैन नॉट बी डेस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड। ठीक है जी। बट मास को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बट मास चेंज इनटू वन फॉर्म, मास चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम लोग मास को क्या कर सकते हैं? चेंज तो कर सकते हैं, बट जो हमारा मास है उसे हम लोग न तो बना सकते हैं और नहीं समाप्त कर सकते हैं। मतलब कैन नॉट बी डेस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो सिंपल सी बात है, यही रूल आपका कहलाता है क्या भाई? मास कंजर्वेशन लॉ। अब मास कंजर्वेशन जो लॉ है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था वो भी मैं आपको बताता हूं। एक साइंटिस्ट हुए हैं बच्चों लिवोशिए। किसने दिया था ये रूल? ये रूल दिया था साइंटिस्ट लिवोशिए। तो साइंटिस्ट लिवोशिए ने ये रूल दिया था और इसका एक्सपेरिमेंटल, इस रूल का एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन दिया था साइंटिस्ट रैंडॉल्ट। साइंटिस्ट लैंडोल्ट ने दिया था। साइंटिस्ट लैंडोल्ट ने
इस रूल का एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन दिया। और वो एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन कैसे दिया वो मैं आपको बताता हूं। किस तरीके से बताया कि मास को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं और क्रिएट भी नहीं किया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट लैंडोल्ट ने एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन दिया। किस तरीके से दिया वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जरा आप लैंडोल्ट ट्यूब को देखें पहले। साइंटिस्ट लैंडोल्ट ने इस प्रकार की एक ट्यूब बनाई और इस ट्यूब में और ये ट्यूब उस साइंटिस्ट लैंडोल्ट ने बनाई थी जो मैं बना रहा हूं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। बराबर से हो गई होगी बस। इस तरह की ट्यूब बनाई और साइंटिस्ट लैंडोल्ट ने क्या करा, इसे कहा जाता है लैंडोल्ट ट्यूब। लैंडोल्ट ट्यूब है। अब साइंटिस्ट लैंडोल्ट ने क्या करा, इसमें इस वाली साइड तो भर लिया NaCl का सॉल्यूशन, वही एक्वा सॉल्यूशन इनके वाटर सॉल्यूशन NaCl का। इस साइड उन्होंने भर दिया, क्या फिल किया इस साइड, और ऐसे फिल दिया, इनका मेजरमेंट करके फिल किया कि कितना मैंने ये लिया है कितना ये लिया है। और यहाँ पर उन्होंने लिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का सॉल्यूशन, यानी कि विलियन लिया। आफ्टर दैट वे क्या करते हैं, इस लैंडोल्ट ट्यूब को उन्होंने क्या करा, हिलाया। जब ये हिलाएंगे तो दोनों सॉल्यूशन क्या होंगे, आपस में मिक्स होंगे, और जब दोनों सॉल्यूशन मिक्स होंगे तो इन दोनों की क्या होगी, रिएक्शन होगी। वो रिएक्शन क्या होगी, मेरे पास NaCl प्लस AgNO3 और इससे मेरा बना मेटल कौन है, सोडियम, नॉन मेटल ग्रुप कौन है, नाइट्रेट, तो NaNO3 बन जाएगा, प्लस इधर से मेटल कौन है, सिल्वर, और नॉन मेटल कौन है यहाँ से Cl क्लोराइड। और जो सिल्वर क्लोराइड है ये एज अ प्रेसिपिटेट होता है PPT, परिसिपिटेट, हिंदी में कहूं तो अवक्षेप, हिंदी में कहूं तो अवक्षेप, क्योंकि ये हमें सॉलिड फॉर्म में गेन होगा। तो एक प्रेसिपिटेट मेरा बन जाता है जिससे मुझे पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हो गई है। तो अब ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। अभी आप बात कीजिए किस चीज की मैं बात करता हूं, जरा ध्यान दीजिए आप। अब जितना मास इसका है, ये क्या है मेरे रिएक्टेंट, और ये क्या है मेरे प्रोडक्ट। बच्चों जितने मैंने रिएक्टेंट लिए थे, जितना मास मैंने रिएक्टेंट का लिया था, उतना ही मास मुझे प्रोडक्ट का गेन हुआ। कैसे, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 23, इसका 35.5, 108 प्लस, सबको जोड़ते रहो, नाइट्रोजन का कितना होगा 14, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, और कितने 3 से मल्टीप्लाई, टोटल ऐड कर लेंगे, और बराबर क्या है मेरे पास, सोडियम का कितना 23, इसका कितना 14, इसका कितना 48, इसका कितना 108, इसका कितना 35.5। अब देखो जरा, 23 इधर भी है इधर भी है, 35.5 35.5 35.5, 108 108, 14 16 3 जा 48, 16 3 जा 48। तो जितना मास इस लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही मास क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड। क्या इसमें मास में कोई कमी आई, नहीं आई, बट क्या हुआ यहाँ पर, तो मास था सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का, परंतु यहाँ पर मास हो गया सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर
क्लोराइड का। ये अलग प्रोडक्ट, ये अलग सब्सटेंस होते हैं, ये अलग सब्सटेंस होते हैं। तो उन्होंने यही बताया साइंटिस्ट लैंडोल्टर ने। तो साइंटिस्ट लैंडोल्टर का ये इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन दिया और बताया कि भाई वास्तव में ही जो मेरे रिएक्टेंट है, जितना मास मैं रिएक्टेंट का लेता हूं, या केमिकल रिएक्शन में जितना मास यूज होता है, किसी केमिकल रिएक्शन में जितना मास यूज होगा उतने ही मास के आपको प्रोडक्ट बनेंगे। यानी कि जितना मास केमिकल रिएक्शन होने में लगा है उतना ही मास आपको गेन होगा। समझ आ गई होगी बात। तो यही रूल है लॉ ऑफ केमिकल, सॉरी लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन रूल के अकॉर्डिंग कहा जाता है मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मास को क्रिएट नहीं कर सकते, बट चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। और इसके बाद मैं बात करता हूं दूसरे लॉ की, सेकंड लॉ की मैं बात करता हूं। तो सेकंड लॉ में क्या होगा जरा ध्यान से समझे। दूसरा रूल है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर इसे कहा जाता है लॉ ऑफ क्या भाई, डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, या तो आप लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कह सकते हो, या फिर आप लोग कह सकते हो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। हिंदी में इसे कहा जाता है स्थिर अनुपात का नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है ये भी, स्थिर अनुपात का नियम। साइंटिस्ट प्राउस्ट ने ये दिया था। साइंटिस्ट कौन थे जिसने दिया था? प्राउस्ट। तो साइंटिस्ट प्राउस्ट ने दिया था। अभी ध्यान देते हैं इसको क्या बताया गया है इस रूल के अकॉर्डिंग। आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। अब नंबर दूसरा रूल है मेरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग क्या बताया गया, ध्यान दें आप, मैं बताता हूं। इसमें बताया गया कि आपके पास एनी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड हो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आपके पास कोई भी कंपाउंड हो और क्या कहा हो, फॉर्म एनी मेथड, किसी भी मेथड से बनाया गया हो। आपका कोई भी कंपाउंड हो, किसी भी मेथड से बनाया गया हो, कोई भी मेथड लगाया गया हो, तो क्या होगा उसमें जो है, फिर भी उसमें जो द रेशियो ऑफ एलिमेंट है, द रेशियो ऑफ एलिमेंट, द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड will be constant। देखो आपका एनी कंपाउंड, आपका कोई भी कंपाउंड रहा हो, किसी भी मेथड से बनाया गया हो, फिर भी क्या होता है, रेशियो ऑफ एलिमेंट्स है, जो कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनका जो रेशियो होगा विल बी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो कांस्टेंट ही रहता है। किसी भी मेथड से कोई भी कंपाउंड आप बनाओ, बट जो कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट हैं उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। यानी कि कोई यौगिक किसी भी विधि के द्वारा क्यों ना बनाया गया हो, यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित होता है, ऑलवेज कांस्टेंट। क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। यानी कि द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड will be always constant। तो ध्यान दें, अभी मैं आपको एग्जांपल पढ़ाता हूं। जैसे मेरे पास कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, मैंने इसको दे दी हीट। अब जब मैं इसको हीट देता हूं तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड।
अभी मेरे पास क्या चीज है, मैंने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न कर लिया और बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मेरे पास मीथेन है, मैंने मीथेन गैस को METHAN मीथेन गैस को बर्न किया, बनी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। देखो बच्चों, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की एक टेक्निक ये हो गई, एक टेक्निक ये हो गई, एक टेक्निक ये हो गई। अब तीनों के तीनों टेक्निक से तीनों के तीनों अलग अलग मेथड है, बनाया मैंने एक ही कंपाउंड है। ये बनाया गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन ऑक्सीजन का मास रेशियो है वो क्या होगा, कार्बन का एटॉमिक मास 12, इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 16 टू जा 32। क्लियर। अब वही 4 से निकाल दो, यानी कि 4, 3 और 8। अब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 3:8 है। अब इसमें भी 3:8 है, इसमें भी 3:8 है, इसमें भी 3:8 है। कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, इसमें भी 3:8 है जो अनुपात है, इसमें भी 3:8 है, इसमें भी 3:8 ही है। अब टेक्निक तो मेरी कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की अलग अलग है, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एलिमेंट है उनका जो रेशियो है वो क्या होगा, ऑलवेज फिक्स होगा। यही रूल कहलाता है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। एक एग्जांपल हम और समझते हैं, ध्यान दीजिए क्योंकि एग्जांपल से हमें समझ में आएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मैंने हाइड्रोजन लिया है, हाइड्रोजन की रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन से कराई और बना लिया मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस करा करके, इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने करा दिया और मैंने बना लिया क्या भी, वाटर बना दिया। बैलेंस कर लो, बात अलग है, बैलेंस कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, है तो क्या वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब बस ध्यान दो, मैं अब मेरे पास सोडियम है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है HCl, यहाँ से मेरा बन जाएगा NaCl बनेगा प्लस H2 बनेगा। अब वाटर इस रिएक्शन में बनना है, वाटर इसमें बनना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो हाइड्रोजन 1:2 और ये कितना 16 है 1:8 करके 1:8। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वाटर मॉलिक्यूल्स में वो 1:8 है। भले ही आपने वाटर किसी भी टेक्निक से क्यों ना बनाया हो, कोई भी टेक्निक अप्लाई करके आप लोगों ने वाटर क्यों ना बनाया हो, वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उनका रेशियो ऑलवेज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये रूल आपका कहलाता है। ऐसे ही कोई भी कंपाउंड हो उसमें प्रेजेंट जो एलिमेंट होते हैं उनका रेशियो क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो ये रूल आपका कहलाता है लॉ ऑफ क्या भाई, कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनिट प्रोपोर्शन आप बोल सकते हो। ये साइंटिस्ट फ्राउस्ट ने दिया था। नंबर 3, तीसरे रूल की बात करता हूं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, हिंदी में इसे कहा जाता है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, गुणित अनुपात का नियम। अब मेरे पास मान लो 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, और वे 2 एलिमेंट क्या बनाते हैं, वन मोर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। वन मोर टाइप कंपाउंड COMPOUND, वन मोर टाइप कंपाउंड का क्या करते हैं बच्चों, फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन। वन मोर टाइप कंपाउंड्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। बच्चों इस रूल को मैं पहले एग्जांपल आपको समझाता हूं और फिर आपकी समझ में आएगा, ऐसे ही बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन। अभी मैंने यहां पर रिएक्शन कराई, बनाई कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन है, मैंने यहां रिएक्शन कराई, बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी मेरे पास एक एग्जांपल तो ये होगा, दूसरा एग्जांपल समझिए, बाद में समझाऊंगा, पहले से समझ लो। अब यहां पर एलिमेंट मेरे पास कार्बन और ऑक्सीजन है, 2 ही टाइप के, 2 ही एलिमेंट है। अब एक कंपाउंड तो इन्होंने बनाया है कार्बन डाइऑक्साइड,
और एक कंपाउंड बना है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब डाइऑक्साइड। अब ध्यान दो इसमें होता क्या है, मैंने बताया कि जब दो एलिमेंट एक से ज्यादा टाइप के कंपाउंड बनाते हैं तो क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, यहां पर फर्स्ट एलिमेंट कौन है, आपका कार्बन है, फर्स्ट एलिमेंट का जो फिक्स्ड मास है, फर्स्ट एलिमेंट का जो मास रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, दोनों कंपाउंड में फिक्स रहने वाला है। इसमें भी 12 है एटॉमिक मास इसका, और इसमें भी क्या है 12 है, यानी कि जितना मास आप इसमें लोगे उतना ही मास आप इसमें भी होगा। तो पहले एलिमेंट का जो मास है वो फिक्स रहने वाला है, पहले एलिमेंट के फिक्स मास से दूसरे एलिमेंट का जो मास होता है वो एक सिंपल मल्टीपल रेशियो में ऐड होता है। पहले एलिमेंट के फिक्स्ड मास से दूसरे एलिमेंट का जो मास है, यहां से ऑक्सीजन का मास कितना है, वो दूसरा एलिमेंट का ऑक्सीजन का 16 ऊर्जा 32, यहां पर क्या है इसका 16। अभी ध्यान दो, पहले एलिमेंट यानी कि फर्स्ट एलिमेंट के फिक्स्ड मास से जो मेरा अनदर एलिमेंट है उसका जो मास है वो एक सिंपल मल्टीपल रेशियो में ऐड होता है, सिंपल मल्टीपल रेशियो में ऐड होता है। फर्स्ट एलिमेंट के फिक्स्ड मास से अनदर एलिमेंट का जो मास है वो सिंपल मल्टीपल रेशियो में क्या होता है, ऐड होता है। और इसी रूल को कहा जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। किस तरीके से ऐड होता है, अभी यहाँ पर कार्बन का कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात करता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। अब यहाँ पर जरा ध्यान दें आप, कार्बन का 12 और इससे ऐड है कितना भाई 16, यहाँ पर कार्बन का 12 और ऐड है भाई 32। अब आप चेक कर सकते हो इसका तो मास कांस्टेंट, यदि मैं इन दोनों का मास 4 से निकालो, 4 3 जा 4 4 जा, ठीक, इसे भी 4 से निकालेंगे, 4 3 जा 4 8 जा। अब आप चेक कर लो इसका जो मास है यहाँ भी 3 है और यहाँ पर भी क्या है 3 है, तो दोनों का मास क्या हो गया, फिक्स हो गया। क्या कोई 3 3 में कोई चेंज है, नहीं है। तो फर्स्ट एलिमेंट का जो मास है वो क्या है, सेम है। अब दूसरे एलिमेंट का मास यहाँ पर कितना बैठ रहा 4, यहाँ पर कितना बैठ रहा 8, ये कितने मल्टीपल है, इससे 2 मल्टीपल है, तो 1:2 सिंपल मल्टीपल रेशियो में ऐड होता है। यहाँ पर 3 से ऐड है 4, यहाँ पर 3 से ऐड है 8, तो ये सिंपल मल्टीपल रेशियो में ऐड है, 4 2 जा 8, तो सिंपल मल्टीपल रेशियो बैठ रहा है 1:2। तो सिमिलरली यही मैंने आपको बताया था, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक एग्जांपल के माध्यम से और समझते हैं इस रूल को। इस रूल में क्या होता है, एक एलिमेंट का मास फिक्स होता है और दूसरा जो एलिमेंट का मास है उससे एक सिंपल मल्टीपल रेशियो में ऐड होता है। अभी मैं बात करता हूँ किस तरीके से, आपको बताया जैसे मैंने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, इन दोनों से मैंने वाटर भी बनाया, मैंने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, इन दोनों से मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाया। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, यहाँ से का हाइड्रोजन का 1 और रेशियो 8 बैठ रहा है, क्योंकि 1 2 जा 2 और इसका कितना होता है 16, मैंने डायरेक्ट निकाल दिया था 1 2 जा 2 और इसका कितना होगा 16 2 जा 32। बच्चों मैं यदि से निकालूं 2 से निकालूंगा ना, 2 से निकालूंगा तो 8, 2 से निकालूंगा 1 और यहाँ निकालूंगा 2 से 16। अभी आप चेक कर सकते हो हाइड्रोजन का तो एटॉमिक मास क्या है, विल बी फिक्स, क्या होगा फिक्स होगा, तो ये क्या है आपका फिक्स है। देखिए हाइड्रोजन का यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, कोई चेंज नहीं है, बट ऑक्सीजन का यहाँ पर 8, यहाँ पर क्या होगा 16 और 8 2 जा 16, 1:2, यहाँ पर 1:8 1:16, तो यहाँ पर क्या बैठ रहा है, इन दोनों का रेशियो 1:2 बैठ रहा है। तो
तो इससे क्या स्पष्ट हो गया, इससे ये स्पष्ट है कि हमारा इससे क्या हमें मिल रहा है, इससे ये हमें मिल रहा है कि जो पहला एलिमेंट है उसके फिक्स्ड मास से दूसरे एलिमेंट का जो मास है वो एक सिंपल मल्टीपल रेशियो में ऐड होता है। यही रूल कहलाता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि गुणित अनुपात का नियम। अब मैं बात करता हूँ इस चीज़ की, एक रूल और है जिसका नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बात करते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन यानी कि तुल्य अनुपात का नियम, तुल्य अनुपात का नियम। मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, काफ़ी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।